हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज के वीडियो में जानेंगे फॉर्म 16 के बारे में कि फॉर्म 16 क्या होता है, कौन इशू करता है और किसे इशू करता है। फॉर्म 16A क्या होता है, क्या डिफरेंस है फॉर्म 16 में और फॉर्म 16A में, और साथ ही इसके बाद हम ये भी जानेंगे कि फॉर्म 16 को यूज़ करके आप किस तरह से अपना ITR फाइल कर सकते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जिससे कि मेरे रीसेंट अपलोड्स आप तक पहुंच सकें। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, TDS के बारे में तो आपने सुना ही होगा। अब ये TDS क्या होता है? TDS होता है जबकि आपका एम्प्लॉयर आपकी सैलरी इनकम में से कुछ पार्ट डिडक्ट करके इनकम टैक्स का और गवर्नमेंट को जमा करवा देता है, तो उस हम इनकम टैक्स के पार्ट को हम बोलते हैं TDS। और ये कब डिडक्ट किया जाता है? जबकि आपकी इनकम 2.5 लाख रुपए से ऊपर हो जाती है, यानी कि मैक्सिमम जो हमारी टैक्स डिडक्शन की लिमिट है उससे ऊपर हो जाती है, तब आपका एम्प्लॉयर आपका टैक्स डिडक्ट करता है और उसको बोलते हैं TDS। अब ये फॉर्म 16 के साथ TDS का क्या लेना देना है, तो मैं आपको बता दूं कि फॉर्म 16 कुछ नहीं है, बेसिकली ये आपका एक TDS डॉक्यूमेंट होता है और इसमें आपकी सारी TDS की डिटेल्स होती है कि एम्प्लॉयर ने कितना TDS काट कर और जमा करवाया है। फॉर्म 16 के 2 पार्ट होते हैं, पार्ट A और पार्ट B। पार्ट A कुछ इस तरह का होता है, ये फॉर्म 16 है एक, और इसमें आपको सबसे ऊपर आपको इसमें नेम और एड्रेस एम्प्लॉयर का मिलेगा। उसके बाद एम्प्लॉयर का पैन नंबर होता है, टैन नंबर होता है और साथ ही एम्प्लॉई का भी पैन नंबर होता है। इसके बाद आपको नीचे फिर असेसमेंट ईयर मिलेगा और पीरियड कि किस पीरियड के लिए एम्प्लॉयर ने ये टैक्स डिडक्ट किया है। इसके बाद आता है समरी ऑफ अमाउंट पेड और क्रेडिटेड। यहाँ पर आपको मिलेगा अमाउंट पेड और क्रेडिटेड, मतलब कि कितने अमाउंट पर TDS काटा गया है, और अमाउंट ऑफ टैक्स डिडक्टेड कि कितना टैक्स काटा है, और अमाउंट ऑफ टैक्स डिपॉजिटेड यानी कि कितना जमा करवाया काट कर। इसके बाद नीचे चालान नंबर की डिटेल्स आ जाती हैं, तो उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। हमें जिस अमाउंट से मतलब है वो यही कि कितने अमाउंट पर TDS कटा है, कितना TDS कटा और कितना जमा करवाया गया। दोस्तों, ये TDS सर्टिफिकेट आपको अपने एम्प्लॉयर से मिलता है, और कब मिलता है? जबकि फाइनेंशियल ईयर एंड हो जाता है, यानी कि फाइनेंशियल ईयर 17-18 के लिए आपको ये सर्टिफिकेट एम्प्लॉयर देगा मार्च 18 के बाद। जनरली जून में एम्प्लॉयर्स इशू कर देते हैं फॉर्म 16 अपने एम्प्लॉयज़ को। दोस्तों, ये फॉर्म 16 का पार्ट A है, और अगर आपका एम्प्लॉयर आपको A पार्ट नहीं दे रहा या फिर आपसे ये फॉर्म कहीं मिसप्लेस हो गया, तो आप जो पार्ट A है उसे आप इनकम टैक्स की साइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन जो पार्ट B है वो आप कहीं से डाउनलोड नहीं कर सकते, वो आपको एम्प्लॉयर से ही लेना पड़ेगा। और अगर कहीं मिसप्लेस हो गया है तो आप एम्प्लॉयर से बोल सकते हैं, आपको एक डुप्लीकेट फॉर्म इशू कर देंगे। पार्ट A के बाद देखते हैं कि पार्ट B में क्या डिटेल्स हैं। पार्ट B में भी आपको ऊपर के कॉलम्स में नेम और एड्रेस मिलेगा एम्प्लॉयर का, और नेम और एड्रेस मिलेगा एम्प्लॉय का, सॉरी नेम एंड डेजिग्नेशन मिलेगा एम्प्लॉय का। इसके अलावा पैन नंबर और टैन नंबर होता है एम्प्लॉयर का, और पैन नंबर होता है एम्प्लॉय का। इसके अलावा असेसमेंट ईयर और पीरियड भी दिया होता है। इसके बाद पार्ट A में जो भी आपका TDS उन्होंने शो किया है वो TDS की डिटेल आपको यहाँ पर भी मिलती है। जैसे कि देखिए, इस वाले फॉर्म में लिखा हुआ है Q4 में TDS डिडक्ट हुआ है 500 रुपीज़ का, जो भी हमने पहले देखा था पार्ट A में। पार्ट A में दिया हुआ था कि 500 रुपीज़ डिडक्ट हुए हैं, तो वो इन्फॉर्मेशन यहाँ पर भी आपको मिल जाएगी। इसके बाद इसमें क्या डिटेल्स होती हैं? इसमें आपकी सैलरी की सारी डिटेल्स हैं कि आपको कितनी सैलरी मिली, बेसिक कितना है, कितने अलाउंसेस हैं, क्या परक्विजिट्स मिले, वो सारी डिटेल्स आपको यहाँ पर मिलती हैं। इसके अलावा अगर आपकी कोई हाउस प्रॉपर्टी से कोई इनकम हो रही है तो वो आप अपने एम्प्लॉयर को उसकी डिटेल्स ज़रूर सबमिट करिए। या फिर अगर आपके 80C में कोई डिडक्शंस हैं, आपने कोई NSC ली है, LIC है, या बच्चों की ट्यूशन फ़ीस है, तो उसकी डिटेल्स भी आप ज़रूर एम्प्लॉयर को सबमिट कीजिए। तो वो सारी इन्फॉर्मेशंस को कलेक्ट करके और एक फॉर्म बनाते हैं जिसमें कि सारी आपकी ग्रॉस टोटल इनकम निकल कर आएगी। इसके बाद डिडक्शंस हैं, इसमें डिडक्शंस अंडर सेक्शन 80C, यहाँ पर सारे आपके डिडक्शंस शो होते हैं। और फिर नीचे नेट टैक्सेबल इनकम आ जाती है और उसके ऊपर टैक्स कैलकुलेट होता है, और एम्प्लॉय
उसी हिसाब से अकॉर्डिंगली टीडीएस डिडक्ट करके और गवर्नमेंट को जमा करवाता है। दोस्तों अभी तक हमने जाना कि फॉर्म 16 क्या होता है। पार्ट ए होता है हमारा टीडीएस की डिटेल्स और पार्ट बी में होती है हमारी सारी सैलरी की डिटेल्स। अब हम जानते हैं कि फॉर्म 16A क्या होता है। मान लीजिए कि आपकी बैंक में कुछ एफडीज़ हैं और बैंक एफडीज़ के ऊपर टीडीएस डिडक्ट कर रहा है, तो जब आप बैंक से टीडीएस सर्टिफिकेट लेने जाएंगे तो वो जो सर्टिफिकेट इशू करेंगे वो होता है फॉर्म 16A। यानी कि दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि जो भी टीडीएस आपका डिडक्ट होता है अदर देन आपकी सैलरी इनकम, मतलब कि अगर एम्प्लॉयर आपको सैलरी इनकम से टीडीएस काट रहा है तो वो आपका फॉर्म 16 में मिलता है, और अगर सैलरी इनकम के अलावा आपका कहीं से टीडीएस कट रहा है तो उसका सर्टिफिकेट आपको इशू होता है फॉर्म 16A में। जैसे कि बैंक्स इशू करते हैं फॉर्म 16A, या फिर अगर आपका कहीं कमीशन का या कोई ब्रोकरेज का बिजनेस है और वहाँ से आपको कोई टीडीएस कट रहा है और आपको टीडीएस सर्टिफिकेट मिलता है तो वो भी आपको मिलेगा फॉर्म 16A में। इस टीडीएस सर्टिफिकेट को आप इनकम टैक्स की साइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं। फॉर्म 16 का टीडीएस भी आपको वहाँ पर मिल जाएगा और फॉर्म 16A का टीडीएस भी आपको मिल जाएगा। इसके अलावा वहाँ पर आपको कोई एडवांस टैक्स अगर पे किया है तो उसकी डिटेल्स भी मिल जाती हैं, और इसके अलावा अगर कोई आपका रिफ़ंड कोई इशू हुआ है तो उसकी डिटेल्स भी आपको मिल जाती हैं। फॉर्म 26AS को कैसे डाउनलोड करते हैं उसका डिटेल्ड वीडियो आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगा, और मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूंगी। अगर आप जानना चाहते हैं तो आप उस पर क्लिक करके और वीडियो को देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि फॉर्म 26AS से हमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है और उसे कैसे डाउनलोड करना है। इसके अलावा दोस्तों सबसे ज़रूरी बात कि आप अपनी इनकम और इन्वेस्टमेंट की डिटेल्स अपने एम्प्लॉयर को ज़रूर दें, और हर साल मार्च आने से पहले आप सारी डिटेल्स दे दें, क्योंकि वो सारी डिटेल्स आपके फॉर्म 16 में जाती हैं। और अगर आपके फॉर्म 16 का टैक्स और आपके आईटीआर का टैक्स डिफरेंट होगा तो मे बी चांसेस हैं कि आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से नोटिस आ जाए। तो इसलिए कोशिश करिए कि आपकी जितनी भी इनकम है या इन्वेस्टमेंट है वो आप सब डिस्क्लोज़ करें अपने फॉर्म 16 में, और आपका आईटीआर में कोई टैक्स और या फिर फॉर्म 16 का जो टैक्स है वो आपका मैच होना चाहिए। अगर फॉर्म 16 में एम्प्लॉयर ने टैक्स कम काटा है और आपका टैक्स ज़्यादा बन रहा है तो आप उसे पे कर सकते हैं इनकम टैक्स की साइट पर लॉगिन करके, और उसे बोलते हैं सेल्फ असेसमेंट टैक्स, जो कि आपने खुद असेस किया है और जो कि आप मार्च के बाद पे करते हैं, उसे बोलते हैं सेल्फ असेसमेंट टैक्स। तो आप सेल्फ असेसमेंट टैक्स की कैटेगरी सेलेक्ट करके और अपना टैक्स पे कर सकते हैं। अगर जानना चाहते हैं इनकम टैक्स कैसे पे किया जाता है ऑनलाइन तो उसका वीडियो भी आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगा और लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। दोस्तों पार्ट बी की डिटेल्स को यूज़ करके आप बहुत ईजिली ITR 1 फिलअप कर सकते हैं। एक ब्रीफ नोट दे देती हूँ मैं कि किस तरह से फाइल करना है। अगर आप डिटेल में जानना चाहते हैं तो उसका वीडियो है मेरे चैनल पर, तो वहाँ से आप देख सकते हैं कि ITR 1 कैसे फिलअप करेंगे फॉर्म 16 को यूज़ करके। तो अभी आपको एक ब्रीफ यहाँ पर मैं बता देती हूँ कि किस तरह से फिलअप करना है। यहाँ पर पॉइंट नंबर 6 में दिया हुआ है इनकम चार्जेबल अंडर द हेड सैलरी। तो ये आपकी सैलरी इनकम हो जाएगी और ये आप ITR में फिलअप करेंगे सैलरी इनकम के हेड में। इसके बाद है इनकम चार्जेबल अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी। यहाँ पर इन्होंने लोन लिया हुआ है और उसका इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, इसीलिए ये माइनस में यहाँ पर आ रहा है, क्योंकि जो भी आपका लोन का इंटरेस्ट पोर्शन होता है वो आपकी इनकम में से डिडक्ट हो जाता है, इसलिए ये यहाँ पर माइनस में शो होता है। तो ये यहाँ पर आ गया इनका इंटरेस्ट पोर्शन। इसके बाद इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज कुछ है नहीं, नील है, और इसमें इनकी सैलरी इनकम में से डिडक्ट होकर हाउस प्रॉपर्टी इनकम जो कि इनका इंटरेस्ट पोर्शन है वो, और फिर यहाँ पर ग्रॉस टोटल इनकम आ गई इनकी। आगे देखते हैं। इसके बाद सेक्शन 80C के जो इन्वेस्टमेंट्स हैं इनके वो सारे यहाँ पर लिखे हुए हैं कि LIC में कितना इन्होंने प्रीमियम कितना पे करते हैं, ये कितना हाउसिंग लोन का प्रिंसिपल पे करते हैं, ट्यूशन फीस इन्होंने दी हुई है, PF इनका कितना है, जो भी आपकी डिटेल्स हो इन्वेस्टमेंट की। अगर आपने और कहीं भी अगर इन्वेस्ट किया हुआ है, NSC ली हुई है या टैक्स सेविंग FDs ली हुई हैं, टैक्स सेविंग म्यूचुअल फंड्स लिए हुए हैं, वो भी आप यहाँ पर शो कर सकते हैं। इसके बाद
80D में मेडिक्लेम पॉलिसी है यहाँ पर। तो अगर आपने भी मेडिक्लेम पॉलिसी ली हुई है, इंश्योरेंस मेडिकल लिया हुआ है, तो आप वो यहाँ पर शो कर सकते हैं। और इसके बाद आपकी नेट टैक्सेबल इनकम कैलकुलेट होकर आ जाती है और अकॉर्डिंगली यहाँ पर टैक्स कैलकुलेट हो जाता है। अब जैसा कि हम देख रहे हैं इनके केस में कि इनकी इनकम 2.5 लाख रुपए से कम की है, इसलिए यहाँ पर ये सारा ज़ीरो लिखा हुआ है, इनका कोई भी टैक्स डिडक्ट नहीं हुआ है। लेकिन हमने पार्ट ए में देखा कि इनके एम्प्लॉयर ने इनका TDS डिडक्ट किया है 500 रुपीज़। तो अब उसका क्या होगा, जब ये अपना ITR फाइल करेंगे और उसमें टैक्स वाले कॉलम में टैक्स पेबल इनका नील आएगा, तो जितना भी TDS इनका जमा हुआ है, जो एम्प्लॉयर ने डिपॉजिट करवाया हुआ है, वो सारा इनका रिफ़ंड हो जाएगा। तो ये एक बेनिफिट है कि आप अपना ITR ज़रूर फाइल करें, भले ही यहाँ पर देखिए टैक्स नील आ रहा है और इनकी इनकम भी 2.5 लाख रुपए से कम है। और जैसा कि हम सब जानते हैं कि जिनकी भी इनकम 2.5 लाख रुपए से कम होती है, उनके लिए नेसेसरी नहीं है ITR फाइल करना। अब मान लीजिए कि इनके पास ये इन्फॉर्मेशन है कि जिनकी भी इनकम 2.5 लाख रुपए से कम है, उन्हें नेसेसरी नहीं है और ये ITR फाइल नहीं करते, तो फिर क्या होगा कि जो वो 500 रुपीज़ एम्प्लॉय ने डिडक्ट किए हैं, वो सारे इनके चले जाएंगे। तो इसलिए ज़रूरी है कि आप ज़रूर देख लें कि आपके एम्प्लॉयर ने कितना TDS डिडक्ट किया है और आपकी लायबिलिटी कितनी बन रही है। तो अकॉर्डिंगली आप ITR ज़रूर फाइल करें और अगर रिफ़ंड बनता है तो ज़रूर रिफ़ंड क्लेम करें। तो फ्रेंड्स, ये था आज का वीडियो कि फॉर्म 16 क्या होता है। और इस वीडियो को देखने के बाद आई होप कि आपको कोई परेशानी नहीं होगी समझने में कि फॉर्म 16 क्या है, और आप अपने फॉर्म 16 को अच्छे से समझ सकेंगे, देख सकेंगे और उसके ज़रिए आप ITR 1 फिलअप कर सकेंगे। तो अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।